हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे इंग्लिश में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जिस लेवल का कंपटीशन आज के समय में हो चुका है, स्पेशली एसएससी की एग्जाम्स में जिस लेवल की तैयारी बच्चे करते हैं, यहाँ पर ना सेल्फ स्टडी की कुछ बेसिक टिप्स आपको आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको। अच्छा स्कोर आएगा तो ही आपको अपनी पसंद की पोस्ट मिलेगी और पसंद की जगह की पोस्टिंग मिलेगी, मतलब कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी की इंग्लिश की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपका इंग्लिश के अंदर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश का जो वेटेज होता है ना, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। अगर केवल हम सीजीएल की ही बात करें तो टीयर 1 में 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है, टीयर 2 में 200 मार्क्स का आता है, 250 मार्क्स हो गए। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखते हो, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो ये 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल आउट ऑफ 700 जो टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें 350 मार्क्स केवल इंग्लिश के होते हैं, यानी कि 50% वेटेज केवल इंग्लिश का है। तो इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना और इंग्लिश में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज ब्रेकअप दूंगा, हर टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका कितना वेटेज है एग्जामिनेशन में, और उन टॉपिक्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं स्मार्टली। क्योंकि देखो, एक बात तो आप तक समझ चुके होंगे आप लोग, अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि कोचिंग ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप मात्र कोचिंग ले लो ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे आपके एग्जाम निकलने की गारंटी नहीं होती है, अनलेस कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद जान लगा करके किसी सब्जेक्ट पे आप काम करो। तो सेल्फ स्टडी करने के ना कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होती है, जिसको अगर आप यूज़ करो ना तो एफर्टलेसली आप काम कर सकते हो। जितना समय आपको लग रहा है उस टाइम को आप रिड्यूस भी कर सकते हो अपने काम में। कुछ ऐसे टेक्निक्स है, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन टेक्निक्स को आपको कंपल्सरीली यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे सिलेबस की। अगर हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और हमें 90% स्कोर करना है, तो हमें सबसे पहले पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और हमें उस सिलेबस का नेचर पता होना चाहिए, यानी कि पैटर्न पता होना चाहिए। देखिए, मैंने इसको है ना कन्वीनियंस के लिए 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। कन्वीनियंस के लिए क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी हमारी टारगेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। जब हम टारगेटेड तैयारी करेंगे तो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा कम एफर्ट्स में। तो जो पूरा सिलेबस है आप उसको देख सकते हैं। सिलेबस में क्या क्या आता है, टोटल 13 टॉपिक्स हैं एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सीटीएसएल की इंग्लिश में। देखिए क्या क्या इसमें आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोजर टेस्ट आता है, पैराजम्बल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स मिसस्पेल्ड वाले जो आते हैं क्वेश्चंस, फिर स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कि ये नरेशन वाला पार्ट। तो कुल मिलाकर के ये 13 टॉपिक्स हैं। अब हम क्या करते हैं, या अगर आप इसको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखें, अपनी अपनी सहूलियत के लिए अगर आप डिवाइड करना चाहें, तो इनको आप 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन जो होगा आपका रीडिंग वाला पार्ट होगा, जिसमें आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोजर टेस्ट और पैराजम्बल टेस्ट। अगर आप एसएससी सीजीएल 2018 का टीयर 2 की बात करें, तो इन तीन टॉपिक से, केवल इन 3 टॉपिक से टोटल आउट ऑफ 274 क्वेश्चन आए थे। यानी कि इन केवल 3 टॉपिक्स का जो वेटेज है वो 37% है, और ये कम नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग मिसस्पेल्ड, मतलब कि स्पेलिंग आपको दी जाती है, उसकी मिसस्पेल्ड करके दिया गया, तो आपको पता लगाना कि सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स में से टोटल 33 क्वेश्चंस आए थे एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 2 में, यानी कि अगर आप एवरेज निकालें तो 16.5% इसका वेटेज था। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होता है, ग्रामर वाला पोर्शन होता है, जिसमें आता है स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और नरेशन। इन सबको मिला करके टीयर 2 में, एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 2 में 93 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ 200, यानी कि इसका जो वेटेज है वो है 46.5%। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो एग्जाम में आता है, क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन है और उससे आपकी ग्रामर चेक की जाती है। देखिए, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इन तीनों से आपको क्या चेक किया जा रहा है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा जो प्रिपरेशन है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपका सबसे पहला वाला पार्ट है, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंशन पैसेज आता है, क्लोजर आता है और पैराजम्बल्स आते हैं। दोस्तों, ये तीनों टॉपिक जो है ना, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करते हैं, ये आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को चेक करते हैं। कॉम्प्रहेंशन स्किल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रहेंशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये कि आपने कोई चीज़ पढ़ी तो उस चीज़ को पढ़ करके समझने की आपकी क्षमता कितनी है।
मतलब कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाए तो उस पैराग्राफ को आप कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हो, यही इस एग्जाम में चेक करने का पर्पस है। और ये 3 टॉपिक जो दिए जाते हैं आपको, ये इसी पर्पस की वजह से दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, देखिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होगी जब मैंने आपको ये समझाया कि ये क्यों दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ की क्लियर हुई होगी कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होना चाहिए। आप अच्छी खासी रीडिंग अगर करते हो और रीडिंग करते वक्त अगर अपनी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी आप इंप्रूव कर लेते हो, तो ये जो 37% आपका है, ये आपके हाथ से नहीं निकल सकता। और अगर आप और ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हैं। अगर आप एनालिसिस करोगे अपने आप का, जब आप पेपर सॉल्व करोगे, तो पेपर सॉल्व करने के दौरान इंग्लिश का आप ये पाओगे कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोजर टेस्ट और पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज आपके पास में आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूरा पैसेज आपको पढ़ना होता है और उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो यहाँ पर ना आपकी रीडिंग कितनी फास्ट है, वो कितनी जल्दी आप चीज़ को पढ़कर समझ जाते हो और आंसर कर सकते हो, ये जो आपकी स्किल है यहाँ पर चेक की जाती है। तो एनी हाउ आप प्रैक्टिस करके इस पर्टिकुलर चीज़ पर कमांड डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो आप बहुत अच्छा तक स्कोर भी कर सकते हैं। और ना सिर्फ अच्छा स्कोर करेंगे बल्कि अपना टाइम भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और आप कम टाइम में कोई काम करते हैं, इसका मतलब आप क्या है कि जो बचा हुआ सेक्शन है, मतलब कि बाकी जो आपका पेपर है, वहाँ पर आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में ना सिर्फ नॉलेज काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रैक्टिस काम नहीं कर रही है, आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी ये भी काम करता है। मान लीजिए आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर में आपको बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आप पेपर बिगाड़ के आ जाएं। क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर खत्म करना है। क्वेश्चंस आपके नहीं हुए तो अचानक से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उसी समय आती है, ठीक है। और वहीं अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पेपर को विद इन टाइम कर रहे हैं या टाइम से पहले खत्म कर देते हैं, मतलब कि आप 100 मिनट्स के अंदर ही 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बहुत ही रिलैक्स माइंड से उस पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी सक्सेस का। तो अब बात करते हैं कि ये हम कैसे करें, हम रीडिंग ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंगल लाइन में बोलूँ दोस्तों, कि जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा रीड करो। और केवल रीड करने का मतलब ये नहीं कि आप रीड करके छोड़ दो, आपने ये समझा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। आपको कॉम्प्रहेंड करना आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने कोई आर्टिकल आता है या कोई पैराग्राफ आता है, वो पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाह रहा है, उस पैराग्राफ का आइडिया क्या है, उसकी थीम क्या है, जब तक कि आपने ये नहीं समझा तब तक आप पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को एक्यूरेटली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जिस टेक्निक से इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप है ना बहुत ज़्यादा टफ आर्टिकल्स जैसे कि द हिंदू हो गया या टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर को आप ना पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो केवल आप वही सेक्शन पढ़ें जो आपको ईजी पड़ रहा है। जैसे कि स्टोरी बुक्स होती है पुरानी बहुत, जो छोटे बच्चों की होती है, 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड इवन 5th स्टैंडर्ड, जितने छोटे बच्चों की आप स्टोरी बुक्स ले सकते हो जो इंग्लिश में आती है, उन स्टोरी बुक्स से पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी जिनकी एजुकेशन रही है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, वो द हिंदू के आर्टिकल्स उठा सकते हैं या अच्छे न्यूज़ पढ़ सके, या कोई ऐसी मैगजीन ले सकते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो आप एक पैराग्राफ लो, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको पढ़ने में आसान लगता है वो पैराग्राफ आप ले लो। उस पैराग्राफ को लेकर के अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपको सिंगल शॉट में रीड करना है। जब आपने इसको सिंगल शॉट में रीड किया तो कई सारी चीज़ें ऐसी होगी इस पैराग्राफ में जिसको आपने अपने माइंड में चैनलाइज किया होगा, आपने कहीं ना कहीं इसको मेमोरी में डाला होगा। अब आपको करना क्या है, इसको आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है और इसको आपको दूसरी बार में रिपीट ना करके रिकॉल करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिकॉलिंग टेक्निक। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप इसको रिपीट करते हो ना, जैसे कि आपने उस चीज़ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में समझने के लिए आपको मान लीजिए कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो, आपको एकदम से याद नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हो, फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हो। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जब आपने एक बार उसको पढ़ लिया पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान से, तो आपको उसी पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करना चाहिए। जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड अपने आप प्रोसेस करता है और ट्राई करता है उस चीज़ को चैनलाइज करने की जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखिए आपको इन तीनों टॉपिक को समझना है। आजकल जो रीडिंग कंपटीशन के जो पैसेज आते हैं एग्जाम में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते। वहाँ पर जो पैसेज जैसे आते हैं थोड़े से टफ आते हैं, आजकल आने लग गए, मतलब पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कि पैसेजेस जो आ रहे हैं वो थोड़े से टफ आते हैं। तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर ही कुछ वर्ड लिखा हुआ है, कुछ ऐसा हिडन होता है जो आपने पैराग्राफ देखा और आंसर
कर दिया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल आपको पूरी तरह से कॉम्प्रहेंड करना ही पड़ेगा, पैराग्राफ को आपको समझना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप पैराजंबल वाले क्वेश्चन की बात करो, पैराजंबल क्या होता है? एक आपको पैराग्राफ है, पैराग्राफ को उन्होंने 5 सेंटेंस में अलग अलग ब्रेक कर लिया। पहला सेंटेंस उन्होंने ऊपर लिखा है और बाकी के 4 को उन्होंने शफल कर दिया, यही होता है पैराजंबल। अब शफलिंग जो करी है उसको ऑर्डर में जमाना, वो आप तभी जमा पाओगे जबकि उस पैराग्राफ की थीम को या उसके आइडिया को आप समझ जाओगे। तब आप ये समझोगे कि आप पैराग्राफ में लिखा क्या है। तो ये जो होता है ना, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स पे ही डिपेंड करता है, कितना अच्छा आपकी रीडिंग स्किल्स है, कितना अच्छा आप समझ पा रहे हो पढ़ के, उसी बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सिमिलर चीज़ होती है क्लोजर टेस्ट में। क्लोजर टेस्ट जो आजकल आ रहे हैं वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। क्लोजर टेस्ट के अंदर क्या होता है, पूरा पैराग्राफ दिया होता है, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अब क्या होता है ना, आपको सबसे बढ़िया तरीका जो क्लोजर को सॉल्व करने का वो यही है कि आप पूरा पैराग्राफ पहले एक बार पढ़ लो। तो पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आइडिया क्या है पूरे पैराग्राफ का। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स भरो। बिकॉज अगर आप एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे ना तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आप गलती कर सकते हो। तो सजेशन तो यही है कि पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ लें, उसके बाद अपन फिल इन द ब्लैंक्स भरें। तो पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने में आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी चेक होती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका वही है कि आप रिकॉलिंग टेक्निक को यूज़ करो। किसी भी एक पैराग्राफ को अगर आप पिक करते हो तो उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ो और बार बार उसको रिकॉल करो, मतलब कि उसको बिना देखे याद करने की कोशिश करो। और इस तरीके से अपनी मेमोरी को आप बार बार जानबूझकर इम्प्रूव करोगे। होगा क्या, जैसे आपके मेमोरी के अंदर कोई सारी चीज़ें रखी हुई है, कोई नॉलेज रखी हुई है, तो आप उसको पुश कर रहे हो रिकॉल करने का। तो ठीक है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका इंप्रूवमेंट दिखेगा कुछ समय में। मतलब हार्डली आप 8 से 9 दिन भी अगर करोगे तो 8 से 9 दिन में आपको इसका इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो पैराग्राफ आप चूज़ कर रहे हो वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ही आप लेना। जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ पैराग्राफ मत लेना, बिकॉज आप कोई एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। और इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका वही होता है कि आप बिल्कुल छोटे टारगेट से स्टार्ट करो, ईजिएस्ट टारगेट से स्टार्ट करो। जितना ईजी टारगेट अपने लिए लोगे ना, उस टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे फिर आपकी हैबिट डेवलप हो रही है उस चीज़ को अचीव करने की, वैसे वैसे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो और टफ क्वेश्चन सिलसिले उठा सकते हो। बट डेली अगर आप 10 पैराग्राफ भी ऐसे लेते हो और 10 पैराग्राफ को एक बार रीड करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो आंख बंद करके, तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मालूम पड़ेगा 8 से 10 दिन में। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आपको देखो यहाँ पर सिर्फ रीडिंग स्किल्स ही इंप्रूव नहीं हो रही है, ना सिर्फ ये खाली हम 37% क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है तो आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपको दूसरे टॉपिक्स में भी आपको ये हेल्प करेगी, क्योंकि आप जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ के समझ लो, ये एबिलिटी डेवलप आपने कर ली है। इसी टेक्निक को आपको और इम्प्रूवमेंट करना, मतलब और इफेक्टिवली करना, तो और क्या कर सकते हो आप, अगर आपने पैराग्राफ को रीड किया है तो उसको रिकॉल करने के साथ साथ आप लिख भी सकते हो। मतलब लिखना है तो आपको एज इट इज़ छापना नहीं है, आप लिखना अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की लैंग्वेज में। जो भी इंग्लिश लिख रहे हो, जैसे भी आप लिख रहे हो, उसको लिखने की कोशिश करो। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो एक्सप्रेशन आपको कहीं ना कहीं रिकॉल करने में ज़्यादा मदद करेगा। तो यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है, मतलब कि जो 74 क्वेश्चन आए थे टीयर 2 में, 37%, मतलब लगभग 35 से 40% ये टीयर 1 टीयर 2 मिला के आ ही जाता है। तो ये 40% वाला पार्ट आप इंप्रूव करोगे और इस टेक्निक को यूज़ करके काफ़ी हद तक इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग मिसस्पेल्ड का। देखो इसमें है ना, इसमें सिर्फ आपकी मेमोरी पावर ही काम कर रही है। मतलब कि आपको कितने ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस पता है, कितने ज़्यादा आपको वन वर्ड पता है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपकी वोकैबुलरी चेक कर रहा है। मिसस्पेल्ड वर्ड मतलब कि आप जब कुछ पढ़ते हो तो आपका कितना फोकस होता है, कितना कंसंट्रेशन होता है कि आप ये भी देख रहे हो कि किसी वर्ड की स्पेलिंग क्या है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये आपको यही चेक करने के लिए किया था, आपकी वोकैबुलरी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब इसमें देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला पार्ट तो आपकी वोकैबुलरी वाला पार्ट हो गया। आपको वहीं से पकड़ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा रीड कर रहे हो। जब आप रीड करते हो तो एक डिक्शनरी अपने पास रखो। आपके मोबाइल में कई सारी ऐप्स आती है डिक्शनरी की, उसको रख सकते हो और उससे आप देख सकते हो रेगुलर बेसिस पे। एक गलती जो आपको इसमें नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि आपको एक कॉपी नहीं बनाना वोकैबुलरी की। कई बच्चे ये गलती करते हैं कॉपी बनाने की। कॉपी बनाने के बजाय किसी भी वर्ड को आप देखते हो तो उसको देख करके रख दो, बस दैट्स इट। उसके बाद है ना, आपको जब वही वर्ड आपको 3-4 बार दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो वर्ड याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आप कोई वर्ड पढ़ते हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस समझ पा रहे हो तो उस सेंटेंस की कॉन्सोनेंस में, उसके मोमेंटम में आपको उस वर्ड का मतलब पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप
आराम से वोकेबलरी इंप्रूव कर लोगे, आपको एक कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, कई बच्चे ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आपका वोकेबलरी वाला पार्ट है, और वो तो ऐसे ही इंप्रूव हो सकता है। मिसस्पेल्ड वर्ड वाला तो वर्ड ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे और फोकस्ड रीडिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो। अब बचा आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस। ये आप जितना ज़्यादा मेमोराइज करो उतना अच्छा है। बिकॉज होता क्या है ना, ज़्यादातर आपको रीडिंग में कई सारे पैराग्राफ आप पढ़ोगे, कई सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको वन वर्ड या इडियम फ्रेजेस मिल ही जाए। तो इसका तरीका क्या है, आप कुछ मत करो, आप डेली बेसिस पे 20 इडियम फ्रेजेस और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये डेली आप पढ़ो। मतलब पढ़ना है, इसको रटना नहीं, चीज़ ध्यान रखना। होता क्या है ना, नॉर्मली हमें लगता है कि ये एग्जाम में आ रहा, तो हम उसको रटने लग जाते हैं। जब आप रटते हो ना, तो कहीं ना कहीं रटने में हम अपने माइंड को फोर्स कर रहे होते कोई चीज़ करने के लिए। हम अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं कि उस चीज़ को याद रखे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी आप फोर्सफुली अपने आप से कोई काम नहीं करवा सकते। जब आप फोर्सफुली करवाओगे तो वो माइंड आपका उस नॉलेज को रिटेन नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वे में रीड करना है बस। 20 इडियम फ्रेजेस, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डेली बेसिस पे रीड करो, दैट्स इट। उसको रीड करा, आपने रख दिया। 20 ईडियम फ्रेजेस और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने में आपको हार्डली 10 मिनट में ही लगने वाले हैं। 10 मिनट ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 10 मिनट में आपका काम खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको रख दो, बंद कर दो। एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर कल से ओपन करो इस चीज़ को, और जो कल आपने रीड किया था उसको रिकॉल करने का कोशिश करो। तो आपने रिकॉल किया तो आपने एक मेमोरी अपनी इंप्रूव कर ली, और वापस से नए 20 पढ़ो, मतलब कि 20 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और 20 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ऐसे में क्या होगा ना, डेली बेसिस पे आप जब नए डेली 20 पढ़ोगे और 20 पुराने वाले रिकॉल करोगे, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको ये लॉन्ग टर्म में मेमोराइज हो जाएंगे। और इनको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हो, एसएससी सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के जितने भी पेपर्स हैं, जितने पेपर्स आप ले सकते हो, वहाँ पर जितने भी आ चुके हैं ना, उन सबको आप इकट्ठा करके उनको पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि ज़्यादातर ये रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादातर रिपीट होते हैं। मतलब रेयर केसेस, मान लीजिए 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, 10 में से एक आध ही होगा ऐसा जो एसएससी कुछ नया देता है। अदरवाइज 9 जो होते हैं वो रिपीट ही होंगे। ठीक है, तो आप यही करो, ट्राई यही करना कि पुराने वाले जितने भी आप ले सकते हो, पुराने वालों को पढ़ो और उनको मेमोराइज करो। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी अगर आप चाहो ना, तो इस पूरे पार्ट में आप 90% से आराम से स्कोर कर सकते हो। अब बचता है आपका लास्ट पार्ट इंग्लिश में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है, वो है आपका ग्रामर वाला पोर्शन। इसमें आपके 5 टॉपिक्स आते हैं, और ये पांचों टॉपिक्स ना आपकी ग्रामर चेक करते हैं। मतलब कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आप तो नहीं करते, वो आपके चेक करने के लिए वाले पार्ट्स होते हैं। और अगर एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 2 की बात करें, केवल टीयर 2 में इसके 93 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 200, यानी कि 46.5%। और इसका वेटेज इतना ही होता है दोस्तों, लगभग 45 to 50% इसका वेटेज होता है। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इसका एकमात्र तरीका क्या है इसको प्रिपेयर करने का, कि आप ग्रामर पे कमांड बनाओ। जितनी ज़्यादा ग्रिप आपकी ग्रामर के रूल्स के ऊपर होगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे। अब देखो, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो पार्ट तो ऐसे होते हैं कि इसमें ना काफ़ी ईजी होते हैं। मतलब इसके बड़े ही लिमिटेड रूल्स होते हैं। 1 या 2 पेज होगा, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका काम खत्म हो जाता है। और इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आप जितने क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे फुल मार्क्स लेकर आओगे। ईजी होते हैं, मतलब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना मुश्किल पार्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपको कोई चीज़ उलझाएगी ना, तो वो है स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स में एक सेंटेंस होता है, उसके 4 पार्ट कर दिए जाते हैं। 4 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट्स में एरर है, ये वो पार्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। तो इसके लिए आपके ग्रामर ही इंप्रूव होना चाहिए। जितने ज़्यादा ग्रामर के रूल्स आपको पता होंगे, जितनी अच्छी कमांड आपकी ग्रामर के ऊपर होगी, उतनी ज़्यादा अच्छा आपका इसे पोर्शन में आप स्कोर करोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करो, आप सिर्फ एक कोई सी बुक पकड़ लो। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो नीतू सिंह की जो आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये दोनों आप परचेज कर लो। इसमें ग्रामर उन्होंने एक्चुअली इतनी अच्छी बुक है, इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बुक है स्पेसिफिकली एसएससी के लिए उन्होंने बनाई है। तो क्योंकि मैंने भी इसी तैयारी की थी और मुझे बहुत कंफर्टेबल बुक लगी। बस आप जो भी लगता, अगर ये बुक से नहीं करना तो किसी और बुक से करो, लेकिन एक ही बुक पकड़ना ग्रामर की, और उस बुक को आप अच्छे से कंप्लीट करो। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों, कि ग्रामर पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं है। ग्रामर पढ़ने के बाद में, ग्रामर आपने पढ़ ली पूरी, ये 10% काम भी नहीं किया आपने, ये 10% से भी कम काम है। एक्चुअल काम शुरू होता है आपका प्रैक्टिस। जो कुछ भी आपने ग्रामर में पढ़ा है वो आपने प्रैक्टिस करना है, वो 90% पोर्शन होता है आपकी तैयारी का।
ठीक है। जैसे कि स्पॉटिंग द एरर्स के आपने रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, आपने रूल्स पढ़ लिए, बट वो रूल्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो स्पॉटिंग द एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको रूल्स अपने आप पता चलते चले जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको बुक से नहीं पढ़ना, तो एक और तरीका उसका यही है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप कंफर्टेबल हो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप क्वेश्चंस का सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलता चला जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और किन किन क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश की वो सारी बुक्स देखनी है जो बुक्स इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयारी में हेल्प करेगी, उनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अच्छी क्वालिटी के फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की बहुत जल्दी से जल्दी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को यहाँ तक पूरा पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।